जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम लोग एग्रीकल्चर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। अब दोस्तों ये क्वेश्चन जितने भी हैं आपके बीएससी एग्रीकल्चर जो इंट्रेंस एग्जाम होते हैं दोस्तों सभी के लिए जो है इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले जो है मैं थैंक्स कहना चाहूँगा जो है एग्रीकल्चर में जो सबसे बेस्ट कोचिंग है कानपुर में दोस्तों, तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी पे। ठीक है, तो उन्होंने जो है सर ने हमारे चैनल पे कमेंट किया था, तो उसके लिए जो है सर को बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ पे जो है कानपुर में बहुत सारे कोचिंग हैं, लेकिन दोस्तों आप नोटिस करेंगे कि यूट्यूब पे जो केवल एक ही कोचिंग है। ठीक है, वो कौन सी है? तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी, जो बच्चों के लिए जो है यूपी कैडेट के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मटेरियल हो गए, ठीक है, पीडीएफ वगैरह जो है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी ही प्रोवाइड कराती है। बाकी आपको कोई भी कोचिंग जो है ऑनलाइन देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप दोस्तों यदि यूपी कैडेट की तैयारी जो है ऑफलाइन करना चाहते हैं तो आप तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी को एक बार ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से जो है सब बच्चे जो है अच्छे अच्छे रैंक लाकर पास होते हैं। ठीक है, यहाँ पे टॉप रैंक में जो है बच्चे हमेशा रहते हैं, तो आप इसको जो है एक बार ज़रूर चेकआउट करिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो जो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विधि में कम जल लगता है? ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन ए है भराव सिंचाई, ऑप्शन बी है थाला सिंचाई, ऑप्शन सी है पट्टी सिंचाई और ऑप्शन डी है बौछारी सिंचाई। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है सबसे कम जल जो है ऑप्शन के हिसाब से किस में लगेगा? बौछारी सिंचाई में। ठीक है, इसकी जल दक्षता जो सबसे अधिक होती है। ठीक है, सबसे अधिक नहीं कह सकते, क्योंकि जो सबसे अधिक होती है वो किसकी होती है? ड्रिप इरीगेशन। ठीक है, ड्रिप इरिगेशन की जो है सबसे अधिक होती है, इसमें जो है सबसे कम जल लगता है। उसके बाद दोस्तों दूसरे नंबर पे जो है बौछारी सिंचाई आती है, इसको इंग्लिश में जो है स्प्रिंकलर, ठीक है, इरिगेशन बोलते हैं। ठीक है, मेथड बोलते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे पहले नंबर पे जो हमारा ड्रिप इरिगेशन आता है, इसमें सबसे कम जल लगता है, और दूसरे नंबर पे जो है बौछारी सिंचाई आती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा जो है सही हो जाएगा। अगर दोस्तों ऑप्शन में ड्रिप इरिगेशन रहे तो आप उसको पहले टिक करिएगा। ठीक है, तो देखिए सब। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित फसलों में से सबसे कम जल मांग किस फसल की होती है? ऑप्शन ए है टमाटर, ऑप्शन बी है पत्ता गोभी, ऑप्शन सी है आलू, ऑप्शन डी मूली। तो दोस्तों सबसे कम जल मांग जो है किसकी होती है? मूली की होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में घन मीटर होते हैं। तो दोस्तों 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में यहाँ पे घन मीटर पूछा है, तो 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में दोस्तों 100 घन मीटर होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं? 100 घन मीटर होते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 घन मीटर में कितना जल होता है? ठीक है, 1 घन मीटर जल कितना होता है? तो देखिए ऑप्शन ए है हमारा 100 लीटर, ऑप्शन बी है 500 लीटर, ऑप्शन सी है 800 लीटर, ऑप्शन डी है 1000 लीटर। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा है 1 घन मीटर में, तो 1 घन मीटर में दोस्तों जो होता है 1000 लीटर पानी होता है। ठीक है, और अगर पूछे 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना लीटर पानी होता है, तो दोस्तों 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में जो होता है 1 लाख, ठीक है, 1 लाख लीटर जो है पानी होता है 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में। ठीक है, तो अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेहूं की सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण क्रांतिक अवस्था है। ऑप्शन ए है कल्ले फूटते समय, ऑप्शन बी है दीर्घ संधि अवस्था, ऑप्शन सी है दुग्धावस्था और ऑप्शन डी है ताजमहल, ठीक है, या शिखर जड़ बनने की अवस्था। तो दोस्तों जो सिंचाई की, गेहूं में जो सिंचाई की सबसे क्रांतिक अवस्था होती है, ठीक है, वो कौन सी होती है दोस्तों? ताजमहल या शिखर जड़ बनने की अवस्था। अब दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं CRI। ठीक है, क्राउन रूट इनिशिएशन स्टेज जो होता है, ये सबसे क्रांतिक अवस्था होती है। अब दोस्तों इसका जो है शिखर जड़ बनते समय बोला भी जाता है, शीर्ष जड़ बनते समय। ठीक है, ताजमहल, कुछ भी आप कह सकते हैं, सभी का नाम जो एक ही है। ठीक है, लेकिन आप जो है CRI यानी कि ग्राउंड रूट इनिशिएशन याद रखिएगा, क्योंकि जो है इंग्लिश में केवल यही एक वर्ड है जो प्रयोग होता है, और हिंदी में इसके बहुत सारे जो है वर्ड प्रयोग किए जाते हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी नोच का प्रयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए जलमांग, ऑप्शन बी जल का प्रसराव, ऑप्शन सी वाष्पीकरण और ऑप्शन डी वाष्पोत्सर्जन दर। ठीक है, तो दोस्तों बी नॉच का प्रयोग जो किया जाता है वो क्या करने के लिए किया जाता है? जल का प्रसराव ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे अधिक दक्षता किस विधि से प्राप्त की जा सकती है? यानी कि किस सिंचाई विधि की जो है सबसे अधिक जो है दक्षता होती है? ठीक है, तो ऑप्शन ए है थाला सिंचाई, ऑप्शन बी है ड्रिप सिंचाई, ऑप्शन सी है तोड़ सिंचाई, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों सबसे अधिक सिंचाई दक्षता किसकी होती है? तो अभी आपको मैंने पहले ही क्वेश्चन में बता दिया था कि जो है ड्रिप सिंचाई यानी कि जो है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है, बूंद बूंद सिंचाई या टपकेदार सिंचाई, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसकी जो है सबसे अधिक होती है सिंचाई दक्षता। अब दोस्तों इसका जो शुरुआत हुआ था वो कहाँ से हुआ था सर्वप्रथम? तो इसका शुरुआत जो हुआ था वो हुआ था इजराइल से। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता है, तो आप इसको जो है नोट कर लीजिएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल को पाले से बचाने के लिए प्रयोग करते हैं।
तो दोस्तों फसल को पाले से बचाने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन ए है उर्वरक, ऑप्शन बी है सिंचाई, ऑप्शन सी है रसायन और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों पालो जो है फसल को जो है पाले से बचाने के लिए हम लोग खेतों में क्या कर देते हैं, पानी भर देते हैं, अर्थात जो सिंचाई कर देते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ना व आलू की सिंचाई किस विधि से करते हैं? ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे गन्ना व आलू की सिंचाई किस विधि से करते हैं? तो ऑप्शन ए है क्यारी विधि। ठीक है, यहाँ पे क्वारी लिखा है तो क्यारी विधि। ऑप्शन बी है कूड़ विधि, ऑप्शन सी है बरहा-पट्टी विधि और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों गन्ना व आलू में जो सिंचाई की जाती है वो किससे की जाती है दोस्तों? तो कूड़ विधि से। ठीक है, इस तरह से जो है कूड़ बना रहता है यहाँ पे। ठीक है, बीच में जो है फसल कोड़ों पे रहती है, बाकी इसमें किनारे किनारे पे जो है पानी है सिंचाई की जाती है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक खेत का क्षेत्रफल 2 हेक्टेयर है। ठीक है, तो 5 सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करने के लिए कितने लीटर पानी चाहिए? ऑप्शन ए है 5 लाख लीटर, ऑप्शन बी है 10 लाख लीटर, ऑप्शन सी है 12 लाख लीटर और ऑप्शन डी है उपरोक्त कोई नहीं। तो देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में, ठीक है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना लगता है? 1 लाख लीटर। ठीक है, 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितना लगता है? 1 लाख लीटर। तो दोस्तों यहाँ पे कितना है? 2 हेक्टेयर है। ठीक है, 2 हेक्टेयर हो गया। और कितना सेंटीमीटर गहरी सिंचाई करनी है? तो 5 सेंटीमीटर। तो 2 पचे दोस्तों 10। ठीक है, तो यानी कि 10 लाख लीटर जो है पानी की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शन बी जो है हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्टिंग होती है। ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी प्याज, ऑप्शन सी चुकंदर, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो दोस्तों बोल्टिंग की क्रिया जो है ये होती है किसमें? प्याज में। अब दोस्तों बोल्टिंग होता क्या है? तो प्याज में जो पुष्प डंठल निकलता है, ठीक है, तो प्याज में जो पुष्प डंठल निकल आता है तो वही क्या होता है दोस्तों? बोल्टिंग होता है। तो प्याज में पुष्प डंठल का निकलना है क्या कहलाता है? बोल्टिंग कहलाता है। और ये दोस्तों किस में होता है? प्याज में होता है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा मंजरी किस में है? तो दोस्तों पूसा मंजरी किसकी किस्म है? ऑप्शन ए लौकी, ऑप्शन बी कद्दू, ऑप्शन सी करेला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों पूसा मंजरी जो किस्म है वो आप सभी को पता होगा क्योंकि ये बहुत ही फेमस किस्म है। और किसकी है दोस्तों? ये है लौकी की किस्म है। ठीक है, पूसा मंजरी किसकी किस्म है? लौकी की। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरबूजा का बीज दर होता है। ठीक है, खरबूजा का बीज दर कितना होता है? तो देखिए ऑप्शन ए है 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन बी है 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन सी है 2 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों खरबूजा का जो बीज दर होता है वो कितना होता है? 3 से 4 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर होता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा सुनारी किसमें है? ऑप्शन ए है शकरकंद, ऑप्शन बी है मूली, ठीक है, ऑप्शन सी है गाजर और ऑप्शन डी है टमाटर। तो दोस्तों जो पूसा सुनहरी किसकी किस्म है? तो दोस्तों पूसा सुनहरी जो है वो किसकी किस्म है? शकरकंद की। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हमारा वो सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, राहमेनेसी कुल है। ठीक है, राहमेनेसी किसका कुल है? तो देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेब का। तो ठीक है, सेब का दोस्तों क्या होता है कुल? तो सेब जो है रोजेसी कुल का पौधा है। किस कुल का पौधा है सेब? तो सेब जो है दोस्तों रोजेसी कुल का पौधा है। और आम किस कुल का पौधा है दोस्तों? तो आम जो है एनाकार्डियेसी कुल का पौधा है। आम किस कुल का पौधा है दोस्तों? एनाकार्डियेसी कुल का पौधा है। और केला दोस्तों किसका है? मुजैसी। ठीक है, केला किस कुल का पौधा है? मुजैसी कुल का पौधा है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारा बचता है बेर। तो बेर किस कुल का पौधा दोस्तों? तो बेर जो है राहमेनेसी कुल का पौधा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधूरा किस में है? ठीक है, ऑप्शन ए बेर, ऑप्शन बी सेब और ऑप्शन सी पपीता और ऑप्शन डी अमरूद। ठीक है, तो दोस्तों सिंधूरा जो है वो किसकी किस्म है दोस्तों? तो सिंधूरा जो है वो बेर की किस्म है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पौधे से कितनी हरी मिर्च प्राप्त होती है? ठीक है, तो एक हरी मिर्च का पौधा है, ठीक है, तो उससे कितने ग्राम जो है हरी मिर्च प्राप्त होगी? ठीक है, तो ऑप्शन ए है 500 ग्राम, ऑप्शन बी है 250 ग्राम, ऑप्शन सी है 1500 ग्राम और ऑप्शन डी है 1250 ग्राम। तो दोस्तों एक पौधे से, ठीक है, एक हरी मिर्च के पौधे से जो है 1250 ग्राम जो है हरी मिर्च प्राप्त होती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा जो है सही हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च का बीज दर प्रति हेक्टेयर कितना होता है? ठीक है, मिर्च का बीज दर प्रति हेक्टेयर क्या है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है 1 किलोग्राम, ऑप्शन बी है 500 ग्राम, ऑप्शन सी है 2 किलोग्राम, ऑप्शन डी है 1500 ग्राम। तो दोस्तों मिर्च का जो है बीज दर 1 हेक्टेयर के लिए कितना होता है? 1 किलोग्राम। ठीक है, 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज दर जो है मिर्च के लिए जो है आवश्यक होती है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल उत्पन्न करने वाला हार्मोन से। ठीक है, तो फल उत्पन्न करने वाला हार्मोन कौन सा है? ऑप्शन ए है
फ्लोरिजिन, ठीक है। ऑप्शन बी है मेलिंग, ऑप्शन सी है इथाइन और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों फल उत्पन्न करने के लिए जो है कौन सा हार्मोन सहायक होता है? इथाइन का, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रस कैंकर रोग का कारक क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों सिट्रस कैंकर रोग का कारक क्या है, ठीक है, तो ये पूछा क्वेश्चन में। तो हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सिट्रस कैंकर रोग है किसमें लगता है? तो दोस्तों ये जो है किसमें लगता है? नींबू में, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पिछली बार पूछा गया था कि सिट्रस कैंकर रोग किस पौधे में लगता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो है सिट्रस कैंकर रोग जो है ये किस में लगता है? नींबू में लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा किस कारण लगता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है फंगस, ऑप्शन बी है बैक्टीरिया, ऑप्शन सी है नेमाटोड, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों जो है सिट्रस कैंकर जो है ये किसके कारण लगता है? तो ये जो है जीवाणु के कारण लगता है, ठीक है। जीवाणु यानी कि जो है बैक्टीरिया। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे जो है एक बार एक जो मॉडल पेपर था उसमें मैंने देखा था, ठीक है। तो वहाँ पे पूछा था कि सिट्रस कैंकर जो है किस जीवाणु के कारण होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो है जेंथोमोनाज नामक एक जीवाणु होता है, ठीक है। जेंथोमोनाज नामक एक जीवाणु होता है, जेंथोमोनाज सिट्राई नामक, ठीक है। जेंथोमोनाज सिट्राई नामक एक जीवाणु होता है जो सिट्रस कैंकर रोग का कारक होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ओपस रूरेलियम क्रामोडारम पुस्तक किसकी है? तो ऑप्शन ए है जेंथ्रोटुल, ऑप्शन बी है लिविंग, ऑप्शन सी है पीटरो डे क्रेसेंजी, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों ओपस रूरेलियम क्रामोडारम पुस्तक जो है वो किसके द्वारा लिखित है? तो वो है दोस्तों पीटरो डे क्रेसेंजी के द्वारा। अब दोस्तों इन्हें जो है सस्य विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? सस्य विज्ञान का जनक, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है पिछली बार परीक्षा में आया था, ठीक है। तो आप इसको याद कर लीजिएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अरहर है, ठीक है। ऑप्शन ए है खरीफ, ऑप्शन बी है रबी, ऑप्शन सी है जायद, ऑप्शन डी है सभी, ठीक है। तो अरहर किस ऋतु में बोई जाने वाली फसल है? तो दोस्तों अरहर जो है रबी में बोई जाती है, लेकिन कुछ जगह पे दोस्तों जो है इसको बरसात के पहले ही बो दिया जाता है, ठीक है। बरसात के पहले बो दिया जाता है। तो ये खरीफ फसल भी कही जा सकती है, लेकिन दोस्तों ऑप्शन बी हमारा रबी सही होगा, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं दोस्तों खरीफ में भी ये फसल जो है आती है, क्योंकि इसको जो है वर्षा ऋतु के पहले ही बोया जाता है। तो ये खरीफ में भी आ जाती है, लेकिन ऑप्शन बी जो हमारा रबी सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कीट आकर्षक फसल है। तो देखिए ऑप्शन ए है भिंडी, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो दोस्तों कीट आकर्षक फसल किसको बोलते हैं? तो कीट आकर्षक फसल दोस्तों जो है रक्षक फसलें होती हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? कीट आकर्षक फसलें बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों भिंडी और टमाटर दोनों ही जो है कीट आकर्षक फसलें हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हमारा जो है सही हो जाएगी, यानी कि दोनों भिंडी और टमाटर दोनों ही कीट आकर्षक फसल हैं। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है धान में पुंकेसर की संख्या होती है। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 6। तो दोस्तों धान में जो पुंकेसर की संख्या कितनी होती है? तो धान में पुंकेसर की संख्या कितनी होती है? 6, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि गेहूं में जो है पुंकेसर की संख्या कितनी होती है, तो गेहूं में जो है धान की आधी पुंकेसर की संख्या पाई जाती है, यानी कि जो गेहूं में दोस्तों कितना पाया जाता है? गेहूं में 3 पुंकेसर जो है पाया जाता है, ठीक है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मक्का तुरिया गेहूँ मूंग है, ठीक है। तो मक्का तुरिया गेहूँ मूंग जो है किस जो है क्रॉपिंग की उदाहरण है? तो यहाँ पे ऑप्शन ए है रिले क्रॉपिंग, ऑप्शन बी है मिक्स क्रॉपिंग, ऑप्शन सी है बहुफसली, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों मक्का तुरिया गेहूँ मूंग जो है वो किसका उदाहरण है? रिले क्रॉपिंग का जो है एक उदाहरण है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गेहूँ है, ठीक है। तो दोस्तों गेहूँ आप सभी को पता होगा कि यहाँ पे जो है सबसे पहले मैं आपको बता दूँ C3 पादम मतलब क्या होता है? तो C3 पादम मतलब होता है जिनमें केल्विन चक्र पाया जाता है, ठीक है। केल्विन चक्र C3 पादम में दोस्तों केल्विन चक्र पाया जाता है, और C4 पादम में दोस्तों क्या पाया जाता है? हेच व स्लेक चक्र पाया जाता है, ठीक है। हेच व स्लेक चक्र जो है पाया जाता है, ठीक है। तो अब देखिए दोस्तों गेहूँ है यहाँ पे पूछा है, तो ऑप्शन ए C3, ऑप्शन बी है C4, ऑप्शन सी है कैम, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों गेहूँ जो है वो कौन सा पौधा है दोस्तों? तो गेहूँ जो है वो C3 पौधा है, ठीक है। गेहूँ जो है C3 पौधा है। अब दोस्तों गेहूँ के अलावा और भी C3 पौधे आते हैं, जैसे हमारा जौ हो गया, ठीक है। जौ भी एक C3 पौधा है। धान हो गया, ठीक है। धान भी एक C3 पौधा है। और दोस्तों जो है सोयाबीन, जौ धान सोयाबीन गेहूँ, ठीक है, ये सभी क्या हैं? C3 पौधे हैं।
अब दोस्तों जो हमारा यहाँ पे C4 पादप, ठीक है, C4 पादप के कुछ उदाहरण मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मक्का एक C4 पादप है, ठीक है। मक्का हो गया दोस्तों, ज्वार हो गया, और दोस्तों यहाँ पे बाजरा हो गया, मक्का, ज्वार, बाजरा और गन्ना, ठीक है। ये किसके उदाहरण हैं दोस्तों? तो ये जो है C4 पादप के उदाहरण हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, HCN पाया जाता है, ठीक है। तो HCN जो दोस्तों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। अब दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं धूरिक एसिड, धूरिक एसिड भी इसको जो है बोला जाता है, ठीक है, धूरिक एसिड, और इसका जो है पूरा नाम हाइड्रोजन साइनाइड है। अब दोस्तों ये एक प्रकार का विषैला तत्व है, ठीक है, एक प्रकार का क्या है? विषैला तत्व है, जो किस पादप में पाया जाता है वो क्वेश्चन में पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, ऑप्शन ए है ज्वार, ऑप्शन बी है बाजरा, ऑप्शन सी है मक्का, ऑप्शन डी है गन्ना। तो दोस्तों HCN यानी कि हाइड्रोजन साइनाइड जो है किस में पाया जाता है दोस्तों? ज्वार में, ठीक है। ज्वार एक प्रकार का चारा है, ठीक है। तो ये है HCN, इसमें पाया जाता है। इसमें दोस्तों HCN की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, लेकिन कभी कभी जो दोस्तों यहाँ पे है HCN की मात्रा अधिक हो जाती है, जिससे अगर यदि हम पशु को खिला देते हैं तो जो पशु का जो है, पशु के शरीर पर जो है इसका बुरा प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो HCN एक प्रकार का विषैला पौधा है, विषैला पदार्थ है, ठीक है, जो किस में पाया जाता है? ज्वार में पाया जाता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, CRI संबंधित है, यानी कि क्राउन रूट इनिशिएशन संबंधित है किससे? तो ऑप्शन ए है गेहूँ, ऑप्शन बी है धान, ऑप्शन सी है चना, ऑप्शन डी है मटर, ठीक है। तो अभी इसके बारे में मैंने आपको बताया है ऑलरेडी कि CR जो है गेहूँ की क्रांतिक अवस्था है, ठीक है, क्राउन रूट इनिशिएशन, गेहूँ की जो है क्रांतिक अवस्था सिंचाई की, ठीक है। तो ऑप्शन ए है जो हमारा सही हो जाएगा। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, खैरा रोग होता है, तो खैरा रोग किस में लगता है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी गेहूँ, ऑप्शन सी तंबाकू, ऑप्शन डी गन्ना। तो दोस्तों खैरा रोग जो है ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये लगभग बार बार परीक्षा में आता रहता है। तो दोस्तों खैरा रोग जो है धान में लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे पूछ लेता है खैरा रोग किस पदार्थ की कमी के कारण होता है? तो खैरा रोग दोस्तों जो है जिंक की कमी के कारण होता है, ठीक है। खैरा रोग जो है जिंक की कमी के कारण धान में लगता है। अब दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंबाकू का जन्म स्थान है, ठीक है। ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी अफ्रीका। तो दोस्तों तंबाकू का जन्म स्थान किसे कहा जाता है? तो तंबाकू का जन्म स्थान अमेरिका को कहा जाता है, ठीक है। अब दोस्तों अमेरिका में मैक्सिको, ठीक है, यहाँ पे कहीं कहीं मैक्सिको लिखा रहता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अमेरिका रहेगा तो मैक्सिको नहीं रहेगा, और मैक्सिको रहेगा तो अमेरिका नहीं रहेगा, ठीक है। तो अमेरिका या मैक्सिको आप कह सकते हैं, ठीक है।